हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। ये आपके ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट 7 है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इस टॉपिक में आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे टेस्ट कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा, पर्पस ऑफ टेस्ट, इसका उद्देश्य क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट की विशेषताएं क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, इसका वर्गीकरण, टाइम एडजस्टमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे एनालिसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के लाभ क्या है, एडवांटेजेस, एंड कर्कपेट्रिक मॉडल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डिस्कस करते हैं कि टेस्ट की परिभाषा क्या है। मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है, टेस्ट इज एन अनएडेड परफॉर्मेंस बाय द लर्नर। ये लर्नर की ऐसी परफॉर्मेंस है जिसमें जो ट्रेनर है वो उसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करता। जब आप क्लासरूम में टेस्ट देते हैं तब क्या होता है, तब टेस्ट के टाइम पे टीचर आपको हेल्प नहीं करता। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं या आप क्लासरूम में ड्यूरिंग लेक्चर्स कोई प्रश्न टीचर आपसे पूछता है तो वो उसे आपका आंसर बताते हैं। लेकिन जब आप टेस्ट की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, तो असेसमेंट के टाइम पर टीचर आपको हेल्प नहीं करता। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनएडेड परफॉर्मेंस। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, लर्नर ने क्या अचीव किया और टीचर ने क्या सिखाया, इसको मेजर करने की यार्डस्टिक को भी हम क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। टीचिंग, अगर हम टेस्ट ना लें तो हम कह सकते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये इनकम्प्लीट कहलाएगा। क्यों इनकम्प्लीट कहलाएगा? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि लर्नर ने क्या सीखा और टीचर ने क्या सिखाया। इसलिए ये जो असेसमेंट है, ये जो टेस्ट है, ये हर स्टेप पे ज़रूरी है। जब हम लोगों ने एडी मॉडल डिस्कस किया था तो आपने देखा था हर स्टेज, चाहे वो एनालिसिस थी, चाहे वो डिज़ाइन थी, चाहे डेवलपमेंट थी, अपनी प्रीवियस स्टेज पे भी डिपेंड कर रही थी। और असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये बता रहा था कि कहाँ पे किस स्टेज पे प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक आप ट्रेनी को जज नहीं करोगे, असेस नहीं करोगे, तब तक आप ये पता नहीं कर पाओगे कि किस यूनिट में, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है या किस तरीके से की समस्याएं आ रही हैं। तो जो पर्पस है, पर्पस क्या हो सकता है, उद्देश्य। बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है, तो टेस्ट के भी उद्देश्य होते हैं। इसका कुछ भी उद्देश्य हो सकता है। जैसे जब आपने CITS में एडमिशन लिया था तो आपने एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया था, तो इट मे प्रोवाइड द बेसिस फॉर सिलेक्शन। ये आपको सिलेक्शन का बेसिस भी प्रोवाइड कर सकता है। और कभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए कि आप और ज़्यादा सीखें, वहाँ पर भी इंसेंटिवाइज करने के लिए भी हम टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट लिया, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या टेस्ट की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इसलिए भी आप टेस्ट ले सकते हैं। बच्चे ने कितना समझा है, लर्नर्स ने कितना सीखा है, ये अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए भी टेस्ट लिए जाते हैं। टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हम क्या सिखा रहे हैं और बच्चा कितना सीख रहा है, ये इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए भी टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। लर्नर्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ रखा है इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस। तो कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, कौन थोड़ा सा बिलो एवरेज है, जो उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, तो ये भी चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। टू रिवाइज द टॉपिक, टॉपिक को रिवाइज करने के लिए भी टेस्ट लिए जाते हैं। टू क्रिएट फीलिंग ऑफ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। अगर क्लास में कंपटीशन नहीं होगा तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो स्टडीज है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो इम्प्रूव कैसे करेगी। टू क्लियर डाउट्स, टेस्ट की हेल्प से डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। टीचर ने जो क्वेश्चन टेस्ट में पूछा, हो सकता है आपको उसका जवाब पार्शियली रॉन्ग आता हो, तो वो जो पार्शियली रॉन्ग है उसे एब्सोल्युटली करेक्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन आप तक पहुंचे। तो टू डिसाइड एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर, ये भी चेक करने के लिए कि बच्चे का, लर्नर का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। टू हेल्प द पेरेंट्स टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ देयर चिल्ड्रेन, देखिए
ट्रेनी अपने टीचर के पास अपना दिन का सबसे बड़ा हिस्सा गुजारता है, तो पेरेंट्स के पास वो नहीं रहता ना। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किस पोजीशन पे है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही गलत सब कुछ। तो पेरेंट्स को बताने के लिए टीचर अपने मन से तो कहेगा नहीं आपका बच्चा नहीं पढ़ता, तो पेरेंट्स मानेंगे नहीं। तो टेस्ट क्या है, एक तरीके के रिकॉर्ड्स हैं जो आप पेरेंट्स को दिखा के बता सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, या ये भी हो सकता है आपका बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, इसको इसी लाइन में आके पढ़ाइए। तो जो ये टेस्ट हैं वो पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए भी टेस्ट के रिकॉर्ड्स जो है वो काफ़ी काम आते हैं कि ट्रेनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीचर ने कौन से न्यू इनिशिएटिव्स लिए, वो सब कुछ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इसलिए टेस्ट रिकॉर्ड्स की भी ज़रूरत होती है। एंड टू चेक द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम आप पहले भी जान चुके हैं। व्हाट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम? अ टाइम बाउंड सिलेबस। तो जो टाइम बाउंड सिलेबस है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो सक्सेसफुल है या फेल है, ये भी कौन बता सकता है? असेसमेंट बता सकता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कर्कपैट्रिक मॉडल में कि कैसे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के सक्सेस और फेलियर को हम डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो टेस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनमें से नंबर 1 है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब वैधता। कैसी वैधता? जब टेस्ट कंडक्ट किया जाए किसके बीच में? सेम मेंटल लेवल, सेम कंडीशन, सेम फैसिलिटीज, बस अलग अलग जगहों पे, एक जगह पे तो नहीं कर सकते, लेकिन सेम कंडीशंस के साथ, सेम फैसिलिटीज के साथ और सेम मेंटल लेवल के साथ, तो उसे हम कहते हैं वैलिड। जैसे आपने आपके CITS एंट्रेंस टेस्ट की बात कर ले, तो आप सबने एक डेट पर एक साथ एंट्रेंस टेस्ट दिया था और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी? CTS या रेलेवेंट ट्रेड में डिप्लोमा। तो सेम मेंटल लेवल विथ सेम कंडीशंस विथ सेम फैसिलिटी एंड द सेम टाइम, तो इसको हम कहेंगे टेस्ट इज वैलिड। लेकिन अगर हम कह दें कुछ बच्चों के लिए कंप्यूटर्स नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, टेस्ट ऑटो सबमिट हो जा रहा है, तो वो सेम फैसिलिटीज नहीं होंगी ना, इसलिए वो टेस्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। तो टेस्ट वैलिड कब कहलाएगा? जब कंडीशंस, फैसिलिटीज और मेंटल लेवल तीनों एक जैसे होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? वैलिड टेस्ट। अच्छा, इसके बाद आता है रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कैसे चेक करेंगे? विश्वसनीयता का मतलब है कि ये एक्यूरेटली लर्नर्स ने कितना सीखा है, जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। और ये कब मेंटेन रहेगी? जब सेम टेस्ट हम अलग अलग टाइम पे कंडक्ट कराएंगे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब सेम ग्रुप के साथ अगर कंडक्ट करेंगे तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, कंडीशन अगेन इट शुड बी सेम फॉर ऑल। एक ग्रुप के लिए जो कंडीशन थी वही कंडीशन दूसरे ग्रुप के लिए भी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रुप के लिए तो आपने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, सेकेंड ग्रुप के लिए यू बिकम सो लीनियंट, तो ये नहीं करना है। सिमिलर कंडीशन, डिफरेंट ग्रुप, सेम मेंटल लेवल, तब आप जितनी बार भी कंडक्ट कराएं टेस्ट, इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे। तो इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कि आपका जो टेस्ट पेपर है वो विश्वसनीय है। अब आप टेस्ट पेपर लीक कर देंगे तब तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे ना। तो जो कंसिस्टेंसी है दैट शुड बी मेंटेन्ड, दैट रिलायबिलिटी शुड बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है उद्देश्य, उद्देश्य की पूर्ति, ये होना जरूरी है। तो जब भी आप टेस्ट डिजाइन करेंगे, टेस्ट का उद्देश्य, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, वी हैव डिफरेंट पर्पस फॉर टेस्ट, तो वो पर्पस के लिए टेस्ट होना चाहिए। अपनी पर्सनल ओपिनियन या अपने प्रेजुडिस के लिए कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिव, द रिजल्ट शुड क्लियरली इंडिकेट द बेस्ट एंड वर्स्ट अमंग स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस। जो आपका टेस्ट है ये क्लियरली ऐसा टेस्ट पेपर होना चाहिए जिसमें आप क्लियर कर सके, क्लासिफाई कर सके कि कौन सा स्टूडेंट आपका स्ट्रांग है, कौन सा स्टूडेंट आपका वीक है। क्योंकि आप जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आप वो प्रॉब्लम्स दूर कर पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा प्रॉब्लम कहाँ है तो वो प्रॉब्लम कभी दूर होगी ही नहीं, इसलिए इट शुड बी डिस्क्रिमिनेटिव। एंड फिफ्थ इज कॉम्प्रिहेंसिव।
द टेस्ट पेपर शुड कवर एंटायर सिलेबस, मतलब पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। पूरा सिलेबस, अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करेंगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में जहां तक आपने टेस्ट के लिए अपने सिलेबस डिसाइड किया है, लाइक आपने सेशनल टेस्ट लिया और आपने बोला कि यूनिट 3, 4, 5, 6 का टेस्ट होगा, तो 3, 4, 5, 6 का टेस्ट का मतलब है 1 and 2 शुड नॉट बी देयर, एंड अदर देन 6, 3, 4, 5, 6 नो यूनिट शुड बी कवर्ड इन दैट टेस्ट। बट हम समेटिव की बात करें तो समेटिव मीन्स कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस। तो टेस्ट हमेशा ऐसा हो जो सिलेबस आपने डिसाइड किया है उसमें से हो, ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक लिए और बस उसमें से क्वेश्चन दे दिए, तो उससे क्या होगा, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आप चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए टेस्ट। ईज ऑफ मार्किंग की बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, ईज ऑफ मार्किंग। ईज ऑफ मार्किंग का मतलब है जो इसका मार्किंग स्कीम है ये डायरेक्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए। इजी होने से क्या होगा, आपके लिए भी आसान हो जाएगा जज करना। अगर आप उसमें अपने पर्सनल ओपिनियंस को जगह देंगे तो आप करेक्टली असेस नहीं कर पाएंगे। डेफिनेट होना चाहिए, डेफिनेट का मतलब है एवरी क्वेश्चन शुड हैव अ सिंगल करेक्ट आंसर, हर प्रश्न का केवल एक और एक ही सही उत्तर होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल करेक्ट आंसर रखेंगे, लाइक ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, कुछ लोगों ने ए लगाया, कुछ लोगों ने बी लगाया, आप गेसिंग को स्पेस दे देंगे, और जहां पर गेस करने के लिए स्पेस होती है ना क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस डिफेक्टिव क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। इसलिए क्वेश्चंस जब भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट करें, डिजाइन करें, मेक श्योर आपके हर प्रश्न का सिर्फ एक और एक ही सही उत्तर हो। और हम यूजेबिलिटी की बात कर लें, यूजेबिलिटी का मतलब है कि जो आपका टेस्ट है ये इसको एडमिनिस्टर करना, इसको चेक करना इजी होना चाहिए। कभी भी किसी प्रश्न में कोई क्लू नहीं होना चाहिए। क्लू का मतलब कोई हिंट, जैसे हो सकता है आपने क्वेश्चन में ही आंसर छुपा दिया, या उस क्वेश्चन का आंसर उसमें ना देके सिमिलर टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन देके उसमें आंसर दे दिया। तो इससे आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी को हिंडर कर देंगे, तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी क्वेश्चन में आप किसी भी तरीके का क्लू नहीं देंगे। टेस्ट जो है वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के अलावा उसकी एप्लीकेशन और उसकी एनालिटिकल स्किल्स के लिए भी होता है। तो क्वेश्चंस जब भी डिजाइन करें, सिर्फ ऐसे नहीं डिजाइन करें कि उसने कितना ज्यादा मेमोराइज किया है। मेमोराइज करने से उसकी कैपेबिलिटी, आप उसकी एबिलिटी, उसकी एनालिटिकल स्किल्स आप चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेस्ट हमेशा कैसा हो, इस तरीके का कि आप चेक कर सके कि लर्नर आपकी दी हुई नॉलेज को कितना अप्लाई कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट के वर्गीकरण की। अगर हम इसको वर्गीकृत करना चाहें तो टेस्ट हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और दूसरा है नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है इन्हें कौन कंडक्ट करता है, रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी। जैसे हम बात करें आपके एंट्रेंस टेस्ट की, एंट्रेंस टेस्ट क्या था, स्टैंडर्डाइज टेस्ट था। और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो क्लास टीचर, इंस्ट्रक्टर अपने क्लासरूम में कंडक्ट करता है उसे हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये जो टेस्ट है इन्हें हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ओरल टेस्ट जिसे हम कहते हैं मौखिक, दूसरा होता है परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक, और तीसरा होता है रिटन टेस्ट। इस रिटन टेस्ट को भी हम आगे क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये भी बहुत प्रकार के होते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीशन, मैचिंग। और हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव भी एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो, डिफाइन, ड्रॉ। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ टेस्ट व्हेन वी क्लासिफाई द रिटन टेस्ट इटसेल्फ। एंड अभी हम डिस्कस करते हैं ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट इट्स इजी एक्चुअली, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स के सामने वर्बली रखे जाते हैं और स्टूडेंट इन्हें आंसर भी कैसे करते हैं, वर्बली ही करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा और एडवांस्ड वे में कहें तो इसे हम कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, एक तरीके का ओरल टेस्ट है बट इट इज एडवांस्ड। तो यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसको ये साथ कंडीशन अप्लाइड है, नॉलेज ऑफ क्वेश्चनिंग टेक्निक, उसे क्वेश्चनिंग टेक्निक आनी चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी मेंटेन कर सके।
अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, एक बार में सिलेबस कवरेज काफी ज्यादा हो जाता है। आप ओरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप पूरे टॉपिक से पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं। ये वर्कशॉप नॉलेज को चेक करने के लिए अच्छा है। जैसे आपने वाइवा दिया होगा कई बार और फ्यूचर में लेंगे भी, तो वाइवा वर्कशॉप के दौरान दिस इज गुड टाइम। अगर हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करें तो यस, इसमें टाइम कम लगता है इन कंपैरिजन टू रिटेन टेस्ट। जैसे आप रिटेन टेस्ट देते हैं 2 घंटे का, वाइवा मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। एक्सपेंसिव कम होता है, कोई सप्लाई मटेरियल नहीं लगता, कोई टेस्ट कॉपी कुछ भी नहीं लगता ना, तो इसकी कॉस्ट जो है कम आती है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉपीइंग, ऑब्वियसली अगर एक साथ आप 2-3 लोगों का वाइवा ले रहे हैं, आपने एक से आंसर पूछा, सेम क्वेश्चन आप दूसरे से पूछेंगे, तो इफ द सेकेंड स्टूडेंट इवन ही और शी इज नॉट नोइंग द आंसर, उसे आंसर नहीं भी पता है, तो वो सुन के सीख सकता है। देयर इज पॉसिबिलिटी, पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी भी है, टीचर की पर्सनल ओपिनियंस बीच में आ सकती हैं। टेस्ट मे नॉट बी वेरी फेयर, यस, जब पार्शियलिटी है इट मे नॉट बी वेरी फेयर। कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, नहीं भी बोल पाया, पर काफी अच्छा परफॉर्म करता है बाकी टास्क में, बाकी जॉब में, क्लास में, तो टीचर सोचेगा चलो ठीक है थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा दे देते हैं, तो ये ज्यादा फेयर नहीं होता है। प्लस वर्बल क्वेश्चंस हैं, वर्बल आंसर्स हैं, वर्बली जब आपको आंसर करना है तो क्या होगा, जो थॉट्स ऑर्गेनाइज करने का टाइम है, अब 10-15 मिनट्स है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन के लिए आप जो आंसर देना चाहते हैं उसे प्रॉपर सीक्वेंस में लाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। और इसमें जो मार्किंग स्कीम है, जब ये फेयर ही ज्यादा नहीं है, थोड़ी पार्शियलिटी की भी चांसेस है, तो इसकी जो गुड मार्किंग स्कीम है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। आपने एक बच्चे का आंसर आपको अच्छा लगा, उसने आपको कई सारे पॉइंट्स बताए और यू आर सेटिस्फाइड, आपने उसे 5 आउट ऑफ 5 दे दिए। उसके बाद एक अगला बच्चा आया, उसने और भी अच्छा बताया, तो आप पिछले वाले के नंबर कम थोड़ी ना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। अब हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें तो यह ज्यादा इफेक्टिव और सूटेबल है। आंसर क्वेश्चंस दोनों के दोनों रिटन फॉर्म में होते हैं, लिखित होते हैं। इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदे हैं स्टूडेंट्स को अपने जो थॉट्स हैं, अपना जो आइडियाज हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम मिल जाता है। जो क्वेश्चंस हैं आप ऑब्वियसली पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। टेस्ट में यूनिफॉर्मिटी है, ऐसा नहीं होगा जैसे ओरल टेस्ट में आपने किसी बच्चे से इजी क्वेश्चन पूछ लिया, किसी से बहुत टफ पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर इज सेम फॉर एंटायर क्लास, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, आपने टेस्ट लिया, टेस्ट पेपर्स आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड में है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर अगर हम ओरल टेस्ट से कंपेयर करें तो कम ही है। आप वहां इंडिविजुअली एक बच्चे को 10-15 मिनट दे रहे थे। इफ यू हैव 20 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, 20 बच्चे होंगे आपकी क्लास में, तो आप सोचिए 200 मिनट गए ना आपके, 200 मिनट। और यहाँ आपने क्लास में टेस्ट लिया केवल 120 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 120 मिनट। तो मेरे हिसाब से ओरल टेस्ट के कंपैरिजन में दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। पर हाँ, अगर हम इंडिविजुअल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यस इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। हैंड राइटिंग या एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये स्टूडेंट लर्नर की जो परफॉर्मेंस है उन्हें खराब कर सकती है। किसी को आंसर आता है, हैंड राइटिंग बहुत पुअर है, लैंग्वेज पर कमांड नहीं है, जब लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगी तो एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो भी पुअर होगा, तो मार्क्स भी पुअर होंगे। प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, ऑब्वियसली टेस्ट पेपर बनाना पड़ता है और क्वेश्चंस चेक करने पड़ते हैं सही है या नहीं है, डिफेक्टिव क्वेश्चंस तो नहीं है। परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल व्यूज एंड आइडियाज ऑफ टीचर। यस, टीचर का पर्सनल व्यूज इसमें आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव टेस्ट में आ सकते हैं। टीचर ने क्वेश्चन कुछ और सोच के बनाया, उसका आंसर का एक्सपेक्टेशन कुछ और है, स्टूडेंट ने अपनी समझ से आंसर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा क्लैश ऑफ आइडियाज हो सकता है। इसलिए जो परफॉर्मेंस है ये थोड़ी बहुत सफर कर सकती है टीचर के पर्सनल व्यूज की वजह से।
तो रिटन टेस्ट जो है हमारे वो भी दो टाइप के हैं, एक है सब्जेक्टिव और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या है, सब्जेक्टिव टेस्ट को हम ऐसे टाइप टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस तो शॉर्ट होते हैं, कम होते हैं, पर आंसर्स जो है वो काफी लेंथी हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर बनाना तो आसान है, 4-5 क्वेश्चन बनाने हैं, 10 क्वेश्चन बनाने हैं, पर उसको इवेल्युएट करना इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग। आप एक एक आंसर शीट पढ़ोगे तब तो इवेल्युएट करोगे। Performance and expression of a student is affected by personal views and ideas of teacher that I have discussed just before the slide कि subjective test में टीचर के पर्सनल व्यूज बच्चे के परफॉर्मेंस को, उसके एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। टेस्ट में एक अच्छी बात यह है कि ये क्वालिटी को चेक कर सकता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिटी ऑफ नॉलेज नहीं चेक कर सकते। हो सकता है बच्चे ने मेमोराइज कर रखा हो सकता है उसने कॉपी कर लिया हो, गेस कर लिया हो, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी क्लियर हो जाती है कि बच्चे को कितना आता है वो पर्टिकुलर टॉपिक। कॉपीइंग की पॉसिबिलिटी कम है, कितना भी कोशिश की जाएगी 100% तो कॉपी नहीं हो सकता ना। अपने थॉट्स, अपना एक्सप्रेशन, ये क्लियर हो जाता है सब्जेक्टिव टेस्ट में। अब ये कैसे बनाए जाते हैं, डिफाइन, एक्सप्लेन, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं हम इन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स का यूज करते हैं, कंपेयर, डिस्कस, आउटलाइन, वाई, डिस्क्राइब। तो सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए हम इन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को हम शॉर्ट आंसर टाइप भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, यू जस्ट हैव टू चेक विच इज राइट और रॉन्ग, लाइक डिपेंड्स आप किस तरीके के क्वेश्चंस अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में दे रहे हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिजाइन करना इट्स रियली ग्रेट स्किल। बहुत जरूरी होता है टीचर के पार्ट पे कि वो करेक्टली डिजाइन करे, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक सही आंसर होता है, लेकिन उससे मिलते जुलते रीजनेबल रॉन्ग आंसर्स फाइंड आउट करना इट्स एक्चुअली नीड्स ग्रेट स्किल। तो एडवांटेजेस क्या है, स्कोरिंग यूनिफॉर्म है, इजी है। ऑब्वियसली अगर आपने सही किया 2 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव है, सही है तो 2, नहीं है तो 0। सब्जेक्टिव की तरह नहीं है चलो ओके 1 मार्क्स दे सकते हैं, 1.5 दे सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट इन ऑब्जेक्टिव। स्कोरिंग यूनिफॉर्म है और इजी है। अगर सही के लिए एक स्टूडेंट को 2 मिलेंगे तो दूसरे को भी 2 मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता किसी को 2 मिले, इसका थोड़ा सा कमजोर लग रहा है इसको 1.5 दे दे, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्जेक्टिव में दिस इज वेरी यूनिफॉर्म। यहाँ पर हर क्वेश्चन का एक और एक ही करेक्ट आंसर है। जैसे सब्जेक्टिव में व्यूज, एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं और उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते अगर बात सही है, लेकिन यहाँ पर एक ही करेक्ट ऑप्शन है, तो सही या फिर गलत। ग्रेडिंग इजी हो जाती है। स्टूडेंट को पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ना पड़ता है, एग्जैक्टली डिटेल में पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन कहीं से भी तो आ सकता है ना, डीप से डीप डिटेल तक जाना पड़ता है। एग्जैक्टनेस ऑफ नॉलेज चेक हो जाती है, मिलते जुलते रीजनेबल आंसर्स हैं, कितना करेक्ट स्टूडेंट जानता है। हाँ, लेकिन अगर ग्रामेटिकल एरर्स हैं और लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज पर कमांड नहीं है, तो इन सब चीजों से टेस्ट इफेक्ट नहीं होते। ऑप्शंस क्लियरली मेंशन है, आपको समझ में आ रहा है, यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए यहाँ पर जो हैंडराइटिंग है, क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन है, उससे मार्क्स पे असर नहीं पड़ता। टीचर की पर्सनल प्रेजुडिस से ये फ्री होते हैं। ऑप्शन करेक्ट है तो करेक्ट, यू जस्ट कैन नॉट डिडक्ट द मार्क्स की ये क्यों लगाया, जो सब्जेक्टिव में पॉसिबल है लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये पॉसिबल नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, उसको आप गेस जरूर कर सकते हैं। ऑप्शन है, हो सकता है गेस में ही आपका सही हो गया, तो गेसिंग के ऑप्शंस रहते हैं जो सब्जेक्टिव में नहीं रहते। टेस्ट पेपर डिजाइन करना, यस इट इज डिफिकल्ट। सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में मोर डिफिकल्ट। वहां आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने, वहां इवैल्यूएशन डिफिकल्ट है, यहाँ पे टेस्ट पेपर डिजाइन करना ही डिफिकल्ट है। एडवांस स्टूडेंट के लिए ज्यादा यूजफुल है। अच्छा, यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ नॉलेज है वो टेस्ट नहीं की जा सकती। आप एग्जैक्टनेस चेक कर सकते हैं पर क्वालिटी नहीं चेक कर सकते। और कॉपीइंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, नकल के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करें जो हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हमारे पास 5 प्रकार के हैं, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस,
फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीशन एंड मैचिंग। अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें तो ट्रू फॉल्स में हमारे पास क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें से कुछ सही होते हैं और बाकी गलत होते हैं। ये बहुत वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इसमें गेसिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब कभी भी आप ट्रू फॉल्स जैसा टेस्ट कंस्ट्रक्ट करें, ऐसा टेस्ट डिज़ाइन करें, मेक श्योर कि एक स्टेटमेंट में, एक वाक्य में दो या दो से ज्यादा आइडिया ना हो। सिंगल स्टेटमेंट शुड हैव अ सिंगल आइडिया। इसमें एक स्टेटमेंट में एक आइडिया के बारे में बात की गई हो। निगेटिव स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। और जितने भी आपने ट्रू फॉल्स के लिए स्टेटमेंट दिए हैं, 50% क्वेश्चन ट्रू हो और 50% फॉल्स हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, शुरू के 5 जो है वो आपने ट्रू कर दिए, नीचे के 5 आपने फॉल्स कर दिए, तो इसमें भी गेसिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। 50% ट्रू रखिए, 50% फॉल्स रखिए एंड डिस्ट्रीब्यूट देम रेंडमली। इन्हें रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मल्टीपल चॉइस की बात करें, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है और इसके मैचिंग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो उसको मीनिंगफुली कंप्लीट करें। इसमें से सिर्फ एक आंसर सही होता है। तो जब भी हम ऐसा टेस्ट बनाएं, ऑल्टरनेटिव्स मस्ट बी रीजनेबल, नॉट इररिलेवेंट। जितने भी आप ऑल्टरनेटिव देंगे दैट शुड बी रिलेवेंट। इनकरेक्ट होंगे लेकिन रेलेवेंट होंगे और रीजनेबल होंगे, बट देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। द टेस्ट शुड बी डेफिनेट, द क्वेश्चन शुड बी डेफिनेट, देयर शुड बी ओनली वन करेक्ट आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हाँ, कोई क्लू नहीं होना चाहिए। आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी मैंने अभी। एंड डू नॉट यूज द लॉन्ग स्टेटमेंट। लॉन्ग स्टेटमेंट में क्या है, कभी कभी बच्चा उसे समझ नहीं पाता, इसलिए बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट को आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं बनाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो ब्लैंक्स क्या है, आपने स्टेटमेंट में से कीवर्ड्स को निकाल लिया, उनकी जगह पर क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। तो ये जो है उन्हें हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक्चुअली एक तरीके का मेमोरी टेस्ट है कि आपको वो सेंटेंस याद है कि नहीं, बात याद है कि नहीं, कीवर्ड्स याद है कि नहीं। लेकिन जब भी आप ऐसा टेस्ट बनाएंगे तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, जो आपके ब्लैंक्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, और किसी भी सेंटेंस में आप 3 से ज्यादा ब्लैंक नहीं दे सकते। किसी क्वेश्चन में आप 3 से ज्यादा ब्लैंक नहीं देंगे। जो आंसर की है ये आपको प्रिपेयर करनी है बिफोर यू गिव द टेस्ट टू योर स्टूडेंट्स। आपकी आंसर की रेडी होनी चाहिए। एंड रिमूवल ऑफ कीवर्ड शुड नॉट मेक द सेंटेंस मीनिंगलेस। ऐसा भी ना करें कि आपने कीवर्ड हटाया और आपका जो सेंटेंस है दैट बिकम मीनिंगलेस। कंप्लीशन टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होते हैं, बस अंतर कितना होता है, जो ब्लैंक होता है वो हमेशा एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जो लास्ट वर्ड होता है दैट शुड कम एज ब्लैंक, उसे हम कहते हैं कंप्लीशन टेस्ट, जो सेंटेंस को, जो स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दे। अब बात करते हैं मैचिंग की। जैसे आपने किया भी होगा कई बार, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर 2 कॉलम रहते हैं आपके पास अवेलेबल, और उन कॉलम्स में ए से मैच करते हुए वर्ड्स बी में होते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। जैसे अगर मैं लर्निंग थ्योरीज की बात कर लूँ, हमारे पास 4 लर्निंग थ्योरीज हैं और वो 4 अलग अलग लोगों ने दी हैं। चारों लर्निंग थ्योरीज एक तरफ है, दूसरी तरफ रेंडमली उनके ऑथर्स के नाम है। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन मैच करना है, दैट इज मैचिंग टाइप टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट को हम प्रैक्टिकल टेस्ट भी कहते हैं। इसका पर्पस है, क्या पर्पस है, कि स्टूडेंट के पास मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं या नहीं, कि वो टूल्स एंड इक्विपमेंट जो भी वर्कशॉप में अवेलेबल है उन्हें हैंडल कर सके। आज वर्कशॉप में है, कल इंडस्ट्री में जाएगा, सेम टूल्स इक्विपमेंट्स अगर उसे हैंडल करने नहीं आएंगे तो कैसे काम होगा। स्पीड कितनी है काम में, काम समय से पूरा हो रहा है या नहीं, स्किल का एलिमेंट था टाइम, एक्यूरेसी एंड वर्कमैनशिप, ये तीनों फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। सिलेक्शन एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ सप्लाई मटेरियल, जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक यूज हो रहा है या नहीं, सिलेक्शन कैसा है। एबिलिटी टू फॉलो रिटर्न मटेरियल, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस को स्टूडेंट फॉलो कर सकता है या नहीं फॉलो कर सकता है। अगर अभी हम डिस्कस करेंगे आगे NSQF लेवल्स,
NSQF लेवल्स में ये चीज़ें क्लियरली मेंशन है कि रिटन इंस्ट्रक्शनल मैनुअल जो है उन्हें फॉलो करने का एबिलिटी स्टूडेंट में होना चाहिए। सेफ एंड करेक्ट वर्क हैबिट्स भी काम के दौरान ही बनती है, वो सही है, सेफ है या नहीं, ये चेक करना भी टेस्ट का पर्पस है। वर्क्स के जो उसके जॉब है, जो उसका काम है, उसका जो वर्कशॉप का प्रैक्टिकल है, उस और इवन टुवर्ड्स द ट्रेड उसका एटीट्यूड कैसा है, सीक्वेंस है या नहीं, स्टेप वाइज काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, नीटनेस एंड हाउसकीपिंग, यस आपने अपने आसपास का अपना वर्क बेंच कैसा कर रखा है, बहुत मेसी कर रखा है, तो वो गुड हाउसकीपिंग में नहीं आएगा। तो ये सारे पर्पस होते हैं एक प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर। प्लस जब भी हम प्रैक्टिकल टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए जो टेस्ट आप लेने जा रहे हैं उससे रिलेटेड मशीन एंड मटेरियल आपके पास अवेलेबल है या नहीं, उस स्किल का कितना स्टैंडर्ड आप अपने ट्रेनीज से एक्सपेक्ट करते हैं, आपके वर्कशॉप की जहां आप टेस्ट लेंगे उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, ऐसा ना हो वहां पर बेंचेस ही नहीं है, बच्चे बैठेंगे कहाँ, इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। टाइम अलॉटेड फॉर द जॉब, जितना समय आपने दिया है उसका ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे दिए हैं काम को करने के, कोई 1 घंटे में कर ले रहा है, इतना ईजी है, किसी का 3 घंटे तक नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट गुड। टाइम अलॉटेड यू हैव टू चेक एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टॉट, ऐसा तो नहीं आपने पढ़ाया ही नहीं और टेस्ट ले रहे, इसलिए जो टेस्ट आप ले रहे हैं वो पढ़ाया जाना जरूरी है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में आपके साथ बात करी कि टाइम अलॉटेड, तो जब भी हम असेसमेंट करते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट का, दिस इज नॉट इजी। मार्किंग स्कीम क्या होनी चाहिए, मार्किंग स्कीम जब भी हम रखेंगे तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्वालिटी एंड फिनिश ऑफ द जॉब सबमिटेड, जो आपका काम है, जो आपने टास्क दिया था उसका क्वालिटी कैसा है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, स्टैंडर्ड आपने क्या तय किए थे, मीन्स योर व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड, एंड टाइम अलॉटेड एंड टाइम टेकन, आपने कितना समय दिया था और ट्रेनी ने कितना समय लिया था। कभी कभी हम स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दे देते हैं उनका जॉब कंप्लीट करने के लिए, अगर उन्होंने फिनिश नहीं किया होता है, पर ये जो टाइम है ये कभी भी अलॉटेड टाइम से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने 1 घंटा दिया है, तो 1 घंटे का 60 मिनट का केवल 10% टाइम आप एक्स्ट्रा और दे सकते हैं, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। प्लस ये सही नहीं है कि आपने एक बच्चे के लिए टाइम बढ़ा दिया तो क्या होगा, मान लेते हैं उस बच्चे की क्वालिटी, फिनिश, स्टैंडर्ड, एवरीथिंग इज सो गुड, बस उसने जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो जिन बच्चों ने टाइम से दिया उनकी क्या गलती थी। तो ये जस्टिफाइड है कि अगर किसी स्टूडेंट को आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो उसके कुछ मार्क्स कम होंगे, और जिस स्टूडेंट को आपने ज़्यादा टाइम दिया है उसको कुछ ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम इस टेबल को देखें तो वी हैव 3 स्टूडेंट्स हियर, ए, बी एंड सी। टाइम कितना अलाउ किया था, टाइम जो अलाउ किया था वो था 10 घंटे, तीनों के लिए बराबर था। लेकिन जो स्टूडेंट ए था इसने कितना टाइम लिया, इसने टाइम लिया 10.5 घंटे, तो 10.5 घंटे टाइम लिया इसने, दूसरे वाले ने 10 घंटे लिया। और अगर हम सी की बात करें तो इसने बिफोर टाइम दे दिया, 9.5 घंटे में ही दे दिया अपना कंप्लीट करके जॉब, और तीनों का स्टैंडर्ड फिनिश एक जैसा था, तीनों को मार्क्स कितने मिले, 69, 69 एंड 69। तो अगर हम इसके एक्चुअल मार्क्स कैलकुलेट करें तो वी हैव अ फॉर्मूला, मार्क्स इनटू टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मार्क्स कितने मिले इनको, 69। टाइम अलाउड सबके लिए सेम था 10 घंटे, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इन्होंने कितना टाइम लिया है 10 घंटे, डिवाइडेड बाय 10.5, तो इनका फाइनल स्कोर क्या आया 65। ऐसे ही हम बात करें स्टूडेंट बी की, इनके लिए 69 इज राइट क्योंकि इन्होंने बराबर लिया। और अगर हम स्टूडेंट सी की बात करें, स्टूडेंट सी जो स्टूडेंट सी है, ही और शी टुक लेस टाइम, इट्स जस्ट 9.5 आवर्स, तो इसके जो मार्क्स आए फाइनल मार्क्स, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, दिस इज 73 मार्क्स। तो 73 मार्क्स, अब आप देखिए ए, बी और सी जिनको तीनों को इक्वल मार्क्स मिले थे,
on the basis of quality and finish of jobs submitted and standards aimed at. जब हमने इसको कंसीडर नहीं किया था टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन को, तब क्या हुआ था, जब हमने टाइम अलॉटेड एंड टाइम टेकन को कंसीडर नहीं किया तो तीनों के मार्क्स क्या थे, बराबर थे। यहाँ भी 69, यहाँ भी 69, यहाँ भी 69। पर अगर हम टाइम टेकन को कंसीडर करें तो सी इज बेटर देन ए एंड बी। इसने कम टाइम में सेम जॉब, सेम फिनिश, सेम स्टैंडर्ड के साथ आपको दी है कंप्लीट करके, तो इसके मार्क्स कितने हैं, मोर देन ए एंड बी। ऐसे ही हम टेस्ट एनालिसिस की भी बात करेंगे। जब हम कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो इस टेस्ट का मतलब सिर्फ मार्क्स से नहीं होता कि आपने मार्क टेस्ट लिया, मार्क्स दिए, रिजल्ट डिक्लेयर किया एंड एवरीथिंग इज ओवर। इट्स नॉट ओवर। अगर आपको एडी मॉडल याद हो तो टेस्ट ये भी बताता है कि क्या ट्रेनिंग सेटिस्फैक्टरी थी, मतलब जो बाकी के 4 स्टेजेस थे, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो सही थे। अगर डिफेक्ट्स थे तो कहाँ थे, क्या स्टूडेंट्स स्टडी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये आप कब पता कर सकते हैं, जब आप फॉर्मेटिव टेस्ट लेंगे तब। अभी यहाँ पर भी हम इस टेबल को एक बार रेफर करते हैं। अब इस टेबल को देखिए, ये टेबल में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। ये क्वेश्चन नंबर है आपका हॉरिजॉन्टल साइड में, क्वेश्चन 1 to 10, सॉरी 11, जिसमें से क्वेश्चन 1 2 3 1 and 2 20 मार्क्स के हैं, क्वेश्चन 3 4 5 6 ये 10 मार्क्स के हैं, और 7 8 9 10 11 ये सब के लिए मार्क्स कितना है, 4 मार्क्स है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 100 मार्क्स। यहाँ पर हमने रेंडमली कुछ रोल नंबर सिलेक्ट किए हुए हैं, 7 8 9 10 11। ये 4-5 बच्चों का टेस्ट हम एनालाइज करके देख रहे हैं, आप पूरी क्लास के लिए एनालाइज करेंगे। तो अगर हम इस टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है, वो है डिस्क्रिमिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वीक स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा है, अगर हम सबसे अच्छा स्टूडेंट देखें तो सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है, सबसे अच्छा स्टूडेंट है हमारे पास इस रोल नंबर 8। वी डोंट हैव द नेम्स हियर, तो रोल नंबर 8। क्यों, क्योंकि इसके मार्क्स हाईएस्ट है। और सबसे वीक कौन है, रोल नंबर 11। रोल नंबर 11 सबसे वीक है। क्यों सबसे वीक है, क्योंकि इसके मार्क्स सबसे कम है। और आप ओवरऑल भी देखिए, इसने बहुत जगह परफॉर्म नहीं भी किया हुआ है। आप बहुत जगह देख सकते हैं कि इसने परफॉर्म नहीं किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पर इसने परफॉर्म नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 9 तो खैर किसी ने परफॉर्म नहीं किया। और इसके मार्क्स भी इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स वेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग अबव 10, रोल नंबर 11 इज गेटिंग 10। तो ये तो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन था। अब आप देखिए क्वेश्चंस कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है और उसको भी सिर्फ 50% मार्क्स मिले। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये टॉपिक या तो डिफिकल्ट है या नहीं पढ़ाया गया है, या इसके इम्प्लीमेंटेशन में, डिजाइनिंग में, कंटेंट में कहीं प्रॉब्लम आई है, एनालिसिस में प्रॉब्लम आई है, तभी ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है। वी कंसीडर द एडी मॉडल। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस टेस्ट का सबसे आसान क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का था और हर बच्चे ने इसे अटेम्प्ट किया, इवन द वीकेस्ट वन, है ना, जो सबसे वीक स्टूडेंट है क्लास का, उसने भी इसे अटेम्प्ट किया है और उसे भी फुल मार्क्स मिले हुए हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये सबसे आसान था, और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2 ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थे, क्योंकि इन्हें किसी भी बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, और जिसने किया भी है उसको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो जब आप टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट का जो रोल है वो केवल मार्क्स देने लेने तक नहीं है, रिजल्ट तक नहीं है। उसमें आपको ये भी चेक करना है, सिर्फ आपको बच्चे के रिजल्ट से, उसकी प्रोग्रेस से मतलब नहीं है। यू हैव टू चेक वेदर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इफेक्टिव और नॉट। तो ये भी आपको किससे पता चलेगा, टेस्ट एनालिसिस से। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट की।
ये जो टेस्ट है ये ना सिर्फ लर्नर ना सिर्फ टीचर, अदर देन दैट पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए भी एडवांटेजियस है। अगर हम लर्नर्स की बात करें तो वो चेक कर सकते हैं कि उनको कितना आता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फीलिंग ऑफ कंपटीशन बढ़ती है। अगर हम टीचर्स की बात करें तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कितना इफेक्टिव है ये चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली लर्नर्स को ग्रेड करने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एंड प्रोग्रेस जो है वो रिपोर्ट करने के लिए भी हम टेस्ट यूज करते हैं। तो टेस्ट के बहुत सारे फायदे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या एडवांटेजेस है, जो ट्रेनीज और स्टाफ की प्रॉब्लम है वो जानना आसान हो जाता है टेस्ट के बेसिस पे। टीचर्स अपने ट्रेनीज को गाइड करने के लिए कौन से न्यू इनिशिएटिव यूज कर रहे हैं उसके बारे में टीचर्स को गाइड करना आसान हो जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है कि बच्चे का जो टेस्ट है, जो रिकॉर्ड्स है वो कंसिस्टेंटली पुअर है, पूरी क्लास का ही रिकॉर्ड पुअर है, इसका मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। तो ये गाइड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है टेस्ट का सहारा ले सकता है। एंड जो पेरेंट्स है बच्चों के, उनका जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, उनको इन्फॉर्म करने के लिए भी टेस्ट जो है वो हेल्पफुल है। और अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स जान सकते हैं उनके बच्चों का एप्टीट्यूड कैसा है, प्लस बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट एंड रिपोर्ट कार्ड वो अपने बच्चे का फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं। सो कर्कपैट्रिक मॉडल की अगर हम बात करें तो कर्कपैट्रिक मॉडल के 4 लेवल्स हैं। लेवल 1 विच इज रिएक्शन। रिएक्शन मतलब आपके जो पार्टिसिपेंट हैं वो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, इसे हम फीडबैक भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम क्लासरूम टीचिंग की बात करें तो जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन स्टेप है आप उसे फॉलो कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपके स्टूडेंट के जो फेस एक्सप्रेशन है वो आपको क्लियरली बता देते हैं वेदर दे आर गेटिंग द कंटेंट और नॉट, वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो रिएक्शन, आप अगर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल आर गेटिंग अ फीडबैक फॉर्म, जिसे हम अगर थोड़ी अच्छी भाषा में कहें तो हम उसे स्माइल शीट भी कहते हैं। स्माइल शीट का मतलब आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा लग रहा है, ये फीडबैक। तो ये जो रिएक्शंस है दिस इज लेवल 1, मतलब आपको टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके स्टूडेंट के रिएक्शन है, जो फीडबैक है, वही आपका जो फर्स्ट लेवल है असेसमेंट का वो है, क्या है, रिएक्शन। हम लेवल 2 की बात करें, अच्छा लेवल 1 का जो टेस्ट है, जो असेसमेंट है, इट्स इजी क्योंकि आप फेशियल एक्सप्रेशन से और फीडबैक फॉर्म से इट्स इजी टू गेट कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है। लेकिन जब हम लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 का मतलब है टू व्हाट एक्सटेंट डिड पार्टिसिपेंट इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल्स एंड चेंज एटीट्यूड्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। कि आपने जो भी सिखाया उसकी वजह से ट्रेनी के स्किल्स में, नॉलेज में क्या चेंजेस आए, उसने क्या सीखा है और उसके एटीट्यूड में, उसके दृष्टिकोण में क्या चेंज आया है। तो ये जो लर्निंग है सेकेंड लेवल, ये इन कंपैरिजन टू रिएक्शन इसका असेसमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसे ही हम लेवल 3 की बात करें, लेवल 3 एक्चुअली ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 3 से 6 महीने के बाद दिखाई देता है कि पार्टिसिपेंट ने जो भी सीखा है वो उनके बिहेवियर में किस तरीके से चेंज लाया और उसको वो कैसे अपने वर्क प्लेस पे यूज कर रहे हैं। ये चेंज जो है, ये जो बिहेवियर चेंज है, लेवल 3 ऑफ असेसमेंट है, ये 3 से 6 महीने में नजर आता है और ये वर्क प्लेस पे ज्यादा क्लियरली नजर आता है कि ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट काम पर पड़ रहा है। हम लेवल 4 की बात करें, लेवल 4 इज रिजल्ट्स। रिजल्ट्स बताते हैं, कैसे रिजल्ट्स, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसका कितना फायदा हुआ आपके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जाने से या आपके कुछ सीखने से। आपकी ट्रेनिंग का बेनिफिट उनको क्या मिल रहा है, वो क्या सीख रहे हैं, उनको क्या फायदा मिल रहा है, उनकी सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव हुई है या नहीं, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वर्क प्लेस पे वो कम हुए हैं या नहीं, जो उनकी स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग कॉस्ट है वो कम है, रिटर्न्स ज्यादा है। ये सारे अचीवमेंट्स है कॉर्पोरेट लैंग्वेज में रिजल्ट्स के। रिजल्ट्स का जो लेवल 4 है
दिस इज क्लियरली द प्रोडक्टिविटी। आप अपनी कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को या खुद को लिए भी अगर आप काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? दिस इज लेवल 4 ऑफ कर्कपैट्रिक मॉडल। So what is level 1? Level 1 is reaction, that is immediate response, immediate assessment. Level 2 is just to check आपका जो पार्टिसिपेंट है, आपका जो ट्रेनी है, उसने कितना सीखा है। लेवल 3 क्या है? ये डिफरेंस देखेगा वर्क प्लेस में कि पहले कैसा था। ऑब्वियसली ट्रेनिंग के पहले बच्चे को वो काम नहीं आते थे, पर ट्रेनिंग के बाद उसको वो काम आते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगा। उसके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो कैसे हैं, और ये कब मिलेगा आपको? 3 से 6 महीने में। और अगर हम लेवल 4 की बात करते हैं, दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैंडिडेट। और प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर होगी? कंपनी के ग्रोथ पर मेजर होगी। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगी। तो दिस वाज कर्कपैट्रिक मॉडल। और आज के इस यूनिट में हमने टेस्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका पर्पस और कितने तरीके के टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है और कैसे हमें वो टेस्ट डिजाइन करने हैं, प्लस इन टेस्ट को एक्चुअली अगर हम कर्कपैट्रिक मॉडल की बात करें तो हमने अभी तक आपके साथ लेवल 2 का टेस्ट डिस्कस किया। द लेवल 1 इज फीडबैक विच इज वेरी क्लियरली इंडिकेटिव, आपको ये तुरंत मिल जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेवल 2 इट टेक्स टाइम, एक्चुअली इट्स bit difficult in comparison to level 1, and level 3 and level 4 that is measured at company level। कैसे level 3 कितना बेहतर काम हो पा रहा है ट्रेनिंग के बाद, और level 4 की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है या नहीं। सो कर्कपैट्रिक मॉडल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। एंड दिस यूनिट इज ओवर विद दिस। थैंक यू।